नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख वन उपजों के बारे में। इससे पहले की क्लास में मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख वनों के बारे में बताया था। आज उसी वनों से जुड़ी हुई प्रमुख वन उपज, मतलब जो फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट से किस तरीके की उपज का प्रोड्यूस का हम यूज करते हैं, उसको कहेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वन अलग टॉपिक रहेगा और वनों की उपज का टॉपिक आपका अलग रहेगा। तो यहां पर भी आज की क्लास में वन उपज को, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, उसके आंकड़ों के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखें जरा, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख वन उपजें। तो वन उपज का मतलब समझ में आ गया। तो जब हम पेड़ों को, तो वन उपज को दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पेड़ का यूज करते हैं। जैसे आप चंदन के पेड़ को लेकर आते हैं या किसी भी अन्य प्रकार के पेड़ का यूज करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, मुख्य वन उपज। तो जहां पर हम डायरेक्ट पेड़ का यूज करते हैं। इसके अलावा उन पेड़ों की पत्तियों का यूज करना, पेड़ों की छाल का यूज करना, पेड़ों के फूल का यूज करना, पेड़ों के फलों का यूज करना, तो ये भी सब हमारी वन उपज के अंतर्गत ही आता है। तो मध्य प्रदेश की जब हम वन उपज को बात करेंगे तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती है प्रमुख वन उपज। तो मध्य प्रदेश की वन उपजों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती है मुख्य वन उपज और दूसरी कहलाती है माइनर, या इसको गौण कह देते हैं, गौण वन उपज या द्वितीयक वन उपज। इसको प्राथमिक बोल सकते हैं और इसको द्वितीयक बोल सकते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, तो जब हम मुख्य वन उपज की बात करते हैं, जैसे मान लो अगर हम इस प्लांट का ही यूज करते हैं, इसके तने का यूज करते हैं, तो अगर हम इस प्लांट का डायरेक्ट यूज करते हैं तो वो हमारा मुख्य वन उपज के अंतर्गत आता है। अगर हम इस पेड़ की पत्तियों का, फलों का, फूल का, बीज का यूज करते हैं तो हमारा गौण वन उपज के अंतर्गत आता है। तो मुख्य वन उपज की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजों को पढ़ा जाता है। एक होता है हमारा टिम्बर, ठीक है, यहां इमारती लकड़ी बोला जाता है इसको। तो टिम्बर का मतलब हो जाएगा यहां पर इमारती लकड़ी। तो जब हम टिम्बर की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर किसको पढ़ा जाता है, इमारती लकड़ी। तो पेड़ों से डायरेक्टली यूज होने वाली इमारती लकड़ी का यूज किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर इमारती लकड़ी में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आती है साल और एक है सागौन। तो साल और सागौन हमारी क्या है, इमारती लकड़ी के अंतर्गत आती है। दूसरी आती है फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, या चारकोल वगैरह, ठीक है, आप जलाऊ लकड़ी लिख लो। तो जो डायरेक्ट हम वन की लकड़ी का यूज करते हैं तो वो हमारी मुख्य वन उपज कहलाती है, जिसके अंदर इमारती लकड़ी भी आती है और कुछ जलाऊ लकड़ियों को भी यूज किया जाता है। तो इमारती लकड़ी के अंदर हम साल और सागौन का यूज करते हैं, बाकी जलाऊ लकड़ी में बहुत सारे आ जाते हैं। इसके बाद गौण वन उपज की बात करें तो इसके अंदर जब यूज किया जाएगा तो इनमें फल का यूज करेंगे, बीज का यूज करेंगे, फूल का यूज करेंगे। तो ये सब हमारी फल, फूल, बीज, पत्ती, तो ये सब क्या कहलाती है, हमारी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं। जैसे तेंदू पत्ते का यूज करते हैं, तो तेंदू पत्ता हो गया। इसके अलावा बांस का यूज करते हैं। तो हालांकि बांस का डायरेक्ट हम यूज करते हैं, तो बांस का डायरेक्ट यूज किया जाता है, लेकिन बांस को याद रखना है कि सेकेंडरी के अंदर डाला गया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत डाला जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स, तो कुछ फल और जंगली पौधे हैं जिनका हम यहां पर यूज करते हैं। आगे जाके डिटेल से देखेंगे इनमें क्या क्या आता है। जैसे बहरा है, चिरौंजी है, टारमिंड है, तो ऐसे करके बहुत सारे पेड़ आते हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम याद रखेंगे कि प्रमुख फसल वन उपज को, वन उपजों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, या मुख्य वन उपज या गौण वन उपज। मुख्य के अंदर दोनों प्रकार की लकड़ी आएगी, इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी। और माइनर्स के अंदर हम जाएंगे तो फलों के फल, फूल, पत्ती जितनी भी यूज करते हैं वो सारी चीजें हमारी किसमें आएंगी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य वाला। तो मुख्य वन उपज को पहले पढ़ेंगे। तो अगर मुख्य वन उपज के अंदर जाएंगे तो पहला कौन सा आता है, टिम्बर। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं इमारती लकड़ी का प्रोसेस क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या क्या डाटा यहां पर हमें मिलता है।
तो इमारती लकड़ी, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि इस इमारती लकड़ी के अंदर जो मुख्य वृक्ष यूज किए जाते हैं वो टीक और सागौन। तो यहां पर सागौन लिख लेना, टीक का मतलब सागौन और साल को साल ही कहा जाता है। तो ये हम साल और सागौन के बारे में इससे लास्ट क्लास जो हमने फॉरेस्ट की पढ़ी थी, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वहां पर मैंने साल और सागौन के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया। अब यहां पर हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे साल और सागौन हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इमारती लकड़ी के अंतर्गत आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, तो इमारती लकड़ी का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो इसके प्रोडक्शन की अगर हम बात करें या कितना हो रहा है, तो 1987 या 88 में 409.7 लाख क्यूबिक मीटर का, तो इसको किसमें निकाला जाता है, क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। तो इतना हमने टिम्बर का क्या है प्रोडक्शन किया था 88 में। लेकिन 2017-18 का ये डाटा थोड़ा आपको पुराना मिलेगा, 17-18 के डाटा में याद रखते हैं तो यहां पर 1.74 लाख। तो ये डाटा याद करने के लिए नहीं दिया गया है, इस डेटा का यूज हम कैसे करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे 409 लाख क्यूबिक मीटर इसका उत्पादन हो रहा था, अब उत्पादन हो रहा है 1.74 मतलब 1 लाख के लगभग। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि जो प्रोडक्शन है इमारती लकड़ी का वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, तो अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो प्रोडक्शन किसी चीज का कम हो रहा है तो इसका मतलब लॉस है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटली में जाएंगे, इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग देखेंगे, पर्यावरण के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब है वन का ह्रास क्या हुआ है, कम हुआ है। तो प्रोडक्शन कम हुआ है तो इसका मतलब वनों का कटाव क्या करते जा रहे हैं, कम करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, वनों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध नहीं लगे हुए थे। वर्तमान में काफी ज्यादा वन पॉलिसीज आ गई हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, वनों के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। तो इन प्रतिबंधों के कारण फॉरेस्ट के ऊपर निर्भरता क्या होती जा रही है, और जो इसका कटाव किया जा रहा था वो कम हो रहा है। और दूसरा ये होता है कि फॉरेस्ट के ऊपर हमारी निर्भरता दिनों दिन क्या है, कम होती जा रही है। हम प्लास्टिक फाइबर का यूज करते जा रहे हैं, हम स्टील का यूज कर रहे हैं, हम आयरन का यूज कर रहे हैं। तो कई प्रकार के ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल हैं, इसलिए हम आज फॉरेस्ट के वनों का यूज कम करते जा रहे हैं। तो हमारी निर्भरता इसके ऊपर क्या है, कम होती जा रही है। तो एक ये पॉजिटिव संकेत है। तो ये क्या है, एक सकारात्मक पहल है कि हमने वनों के ऊपर निर्भरता क्या है, कम करते जा रहे हैं। कटिंग ऑफ फायरवुड हैज बीन बैंड खंडवा फॉरेस्ट। तो खंडवा वनव्रत जो है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो खंडवा वनव्रत है तो यहां पर पूर्णता क्या है, प्रतिबंध लगाया गया, पूर्णता प्रतिबंध है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वनव्रत के अंदर लकड़ी काटने पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया। तो खंडवा वनव्रत पर, सबसे बड़ा वनव्रत है मध्य प्रदेश में, टोटल 16 वनव्रतों में डिवाइड करते हैं जिसमें खंडवा वनव्रत सबसे बड़ा है, और इसी वनव्रत के अंदर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा याद रखेंगे रैपिड डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा जो वन विनाश हुआ है, तो सबसे ज्यादा वन विनाश की बात करें तो वन विनाश किन सर्किल में हुआ है, तो उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी एंड रीवा सर्किल। तो ग्वालियर, शिवपुरी, रीवा वनव्रत के अंदर वनों का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, और खंडवा वनव्रत में वन दोहन पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया। तो ये दो फैक्ट हैं, आपको याद रखने, प्री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट के लिए इंपोर्टेंट है कि जो टिम्बर का प्रोडक्शन है वो हमारा कम हुआ है, जो एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट टिम्बर का उत्पादन होता है वो जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा फॉरेस्ट सर्कल में होता है। तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा वनव्रत में सबसे ज्यादा टिम्बर का उत्पादन किया जा रहा है। खंडवा वनव्रत में टिम्बर पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी, रीवा, तो ये 4 फॉरेस्ट सर्कल है जहां पर वनों का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट याद रखेंगे टिम्बर के, ठीक है। दूसरा है फायरवुड। अब टिम्बर के अंदर ये नहीं पढ़ना, याद रखना, सागौन और टीक की अगर हम बात करें, टीक और साल की, तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में पढ़ा चुका हूं। तो ये आपका टिम्बर की कहानी कंप्लीट होती है। टिम्बर के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो है फायरवुड, जलाऊ लकड़ी।
तो मुख्य वन उपज में आता है जलाऊ लकड़ी। तो अगर जलाऊ लकड़ी की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है? जलाऊ लकड़ी का। हालांकि इसके ऊपर भी अब धीरे धीरे निर्भरता कम होती जा रही। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे भारत में ही उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई, सिलेंडर लाए गए। तो सिलेंडर लाने का कारण क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, जंगलों के ऊपर जो लोगों की निर्भरता उसको कम किया जाए, और साथ में जो महिलाएं सारा दिन चूल्हे में जो फूंकती रहती हैं उस चीजों से उन महिलाओं को भी निजात मिल सके, वो भी एक सुरक्षित वातावरण के अंदर खाना बना सके। तो महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और फॉरेस्ट वन कटाव को रोकने के उद्देश्यों से क्या लेकर आए थे? उज्ज्वल योजना शुरू की गई थी। बालाघाट, सागर, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, खंडवा, होशंगाबाद जलाऊ लकड़ी के सबसे उत्पादक वन वृत्त हैं। तो कोई जिला याद नहीं रखना है, केवल फॉरेस्ट सर्कल के बारे में याद रखेंगे या वन क्षेत्र याद रख लेंगे। तो ये मेन जिले या फॉरेस्ट सर्कल भी कह सकते हो, ये मेन जिले आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से? भोपाल, जबलपुर, सिवनी, खंडवा, सागर, होशंगाबाद, बालाघाट। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो ये फायरवुड के बारे में दो चार बातें आती हैं। इसके बाद तो मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ गई हमारी इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी, दोनों का डेटा हमने देख लिया। अब आती है हमारी गौण वन उपज। तो गौण वन उपज के अंदर जो पहली उपज पड़ेंगे, ये सब गौण के अंदर स्टार्ट हो जाएगा यहां से। तो ये आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहला पढ़ेंगे तेंदुपत्ता। तो पहली वन उपज क्या पढ़ेंगे हम? तेंदु लीफ, तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ते के बारे में सबसे पहले यहां पर कुछ देखते हैं। तेंदुपत्ते तेंदु वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। तो तेंदु का पत्ता जो है वो किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? पहला क्वेश्चन ये आएगा। तो हम कहेंगे तेंदु का पत्ता तेंदु के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अब लेकिन एग्जाम में तेंदु वृक्ष नहीं आएगा। ये तो कहेंगे सर बड़ा सिंपल हो गया कि तेंदु पत्ता तेंदु के पेड़ से प्राप्त किया जाएगा, लेकिन तेंदु पत्ते का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है। तो डायस्पाइरोस मेलेनोक्सिन, तो ये आपको मेन याद रखना है। तो तेंदु पत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो है डायस्पाइरोस मेलानोक्सिन। तो ये आपको खास तौर पर याद रखना है। तेंदु पत्ता किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तेंदु के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में डायस्पाइरोस को खास तौर पर याद रखना। और बीड़ी उद्योग में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है वो कहां पर यूज किया जाता है? बीड़ी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वर्ष 1988 में बिचौलियों के माध्यम से तेंदुपत्ता और अन्य वन उपज एकत्रित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पर जो ट्राइब्स रहती हैं, तो ट्राइब्स ही सबसे ज्यादा क्या करती? तेंदुपत्ता को कलेक्ट करती हैं। तो तेंदुपत्ते को कलेक्ट किया जाता था, और कलेक्ट करने के बाद किसी मीडिएटर या आड़तिया जिसे कहा जाता है, उन आड़तिये टाइप के बिचौलियों को दिया जाता था। वो बिचौलिए फैक्ट्रियों में सप्लाई करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो ट्राइब्स यूज करती, इसमें जो इन्वॉल्व है, जो क्रिएटर है, इसके कलेक्टर है, जो इकट्ठे करने वाले हैं तेंदुपत्ता को, तो उन लोगों को इसकी रेट बहुत कम मिलती थी। मीडिएटर इसमें से ज्यादा पैसा कमा जाते। तो इसलिए 1988 के अंदर इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। तो अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो जो तेंदुपत्ता कलेक्टर है, इकट्ठा करने वाला, वो डायरेक्ट इसको क्या कर सकता है? किसी सहकारी संस्था के अंदर बेच सकता है। तो इसको डायरेक्ट किसी सहकारी संस्था या इसके लिए समितियां बनाई जाती हैं। तो कुछ सहकारी समितियां हैं, वहां पर इनको डायरेक्ट क्या है? सेल किया जा सकता है। तो जो मीडिएटर वाला काम था, पहले क्या होता था? पहले ये मीडिएटर को बेचेंगे, मीडिएटर इन समितियों को बेचेगा। तो बीच में ये काफी बड़ा पैसा को गबन कर जाते थे, इसलिए इस प्रथा को यहां पर समाप्त कर दिया गया। तो तेंदुपत्ता या अन्य वन उपजों में बिचौलियों की प्रथा कब समाप्त कर दी गई? 1988 में समाप्त कर दी गई थी। तो यहां तक समझ में आया। तो तेंदुपत्ता किससे प्राप्त किया जाता है? तेंदु के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिसे साइंटिफिक रूप से क्या बोला जाता है? डायस्पाइरोस मेलानोक्सिन बोला जाता है। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? बीड़ी पत्ते में
किया जाता बीड़ी बनाने में। 1988 में बिचौलियों की प्रथा को यहां पर समाप्त कर दिया गया। अब एक चीज और समझ लें, कई बार हमने क्या है, कई बार हम न्यूज वगैरह देखेंगे तो उसमें यह पढ़ा जाता है कि तेंदुपत्ते के बैग, तो तेंदुपत्ते के बैग के बारे में या उसके पैकेट के बारे में आता है कि जो तेंदुपत्ते का पूरा जो बोरा तैयार किया जाता है, हिंदी में बोला जाता है बोरा, तो उस बोरे के अंदर कितने, मतलब एक स्टैंडर्ड होता, मानक होता है। ऐसा नहीं कि बोरे में ऐसे ही तेंदुपत्ते के पत्ते भर दिए, तो बोरे का एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है कि एक बोरा होगा। अब वहां पर गिनने थोड़ी बैठेंगे एक एक पत्ते को, तो पहले से उसका मानक निर्धारित कर दिया क्या कि एक बोरे के अंदर इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये बोरे का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड बैग ऑफ तेंदू लीव्स। तो तेंदू हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पर। तो तेंदू पत्ते का जो मानक बोरा है, तो तेंदू पत्ते का मानक बोरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका मानक बोरा है उसके अंदर 1000 बंडल होते हैं। कितने होते हैं, तो छोटे छोटे बंडल बनाए, जैसे आप देखोगे यहां से आप एक पकड़ लो तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, ये एक छोटा सा बंडल हो गया। तो ऐसे करके इसके बंडल तैयार किए जाते हैं। तो एक बंडल बनाया जाता है, इसके अंदर कई तेंदू लीव्स होती हैं और इसमें कितनी तेंदू लीव्स होती हैं, 1000। तो एक बंडल के अंदर, या एक बोरा कहें पहले, तो एक बोरे के अंदर, यहां पर छोड़ो इसको, मैं दोबारा से बता रहा हूं, देखो कैसे याद रखना है। तो अगर आपको एक बोरा देखना है, तो एक बोरा है तो इस बोरे के अंदर 1000 क्या होंगे, बंडल होंगे। और एक बंडल के अंदर 50 पत्ते रहते हैं। कितने पत्ते रहते हैं, 1 बंडल 50 लीव्स, 50 पत्ते। तो एक बंडल के अंदर कितने पत्ते रहते हैं, ये जो बंडल है जो कितने पत्तों का रहेगा, तो ये 50 पत्ते, ये गिन के पैक किया जाता है। इनको जब रिबन किया जाता है, बांधा जाता है, तो 50-50 पत्तों के छोटे छोटे पैकेट तैयार किए जाते हैं। तो एक बंडल के अंदर 50 पत्ते रहेंगे और उन 50 पत्तों का एक बंडल, और ऐसे 1000 बंडल। तो 1000 बंडल तैयार करके क्या होगा, एक बोरा तैयार किया जाएगा। मतलब अगर कहें कि एक बोरे के अंदर कितने पत्ते होंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1000 है, एक में 5, 50 है, तो ये आपके आ जाएंगे 50,000। तो कम से कम 50,000 पत्ते एक बोरे के अंदर पाए जाते हैं। तो पत्ते आपको नहीं पूछेगा, तो एक बोरे में एक स्टैंडर्ड बैग के अंदर कितने बंडल होते हैं, तो हम कहेंगे 1000 बंडल। और एवरी बंडल, हर बंडल के अंदर कितने पत्ते होते हैं, 50 पत्ते। क्लियर हो गया। तो 50 पत्तों से एक बंडल तैयार होगा और ऐसे 1000 बंडल से एक बैग तैयार किया जाता। तो ये डाटा थोड़ा सा याद रखना। स्टैंडर्ड बैग ऑफ तेंदू लीव्स 1000 बंडल का बनता है और 1000 बंडल के अंदर, मतलब एक बंडल के अंदर 50 पत्ते शामिल होते हैं। इसके अलावा और देखें तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सबसे बड़ा संग्राहक है। संग्राहक मतलब कलेक्टर। तो तेंदुपत्ते का जो पत्ते तोड़े जाते हैं, तो पूरे भारत के अंदर तेंदुपत्ते का सबसे बड़ा प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, या कलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन, तो इसका जो एवरेज एनुअल प्रोडक्शन है वो 25 लाख स्टैंडर्ड बैग्स है। 25 लाख स्टैंडर्ड बैग। तो ये केजी में नहीं निकाला जाएगा, इनकी संख्या बैग के हिसाब से निकाली जाती है। तो 25 लाख बोरा, तो कितना बोरा है, 25 लाख बोरा वार्षिक क्या है हमारा उत्पादन है। तो मध्य प्रदेश ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो 25 लाख बोरा एक साल के अंदर तेंदुपत्ते का कलेक्शन तैयार किया जाता है। और एक बोरे के अंदर कितने बंडल होते हैं, 1000 बंडल। और एक बंडल के अंदर कितने पत्ते होते हैं, 50 पत्ते। क्लियर हो गया। तो 25 लाख बंडल का क्या है, मध्य प्रदेश वार्षिक उत्पादन करता है। 25% ऑफ द टोटल तेंदू लीव्स प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो देश के कुल तेंदुपत्ते का कितना प्रतिशत है, 25%। तो 25 लाख हमारा वार्षिक उत्पादन है। जो देश के तेंदुपत्ते का कितना है, तो 25%। पूरे देश के अंदर 25% प्रोडक्शन केवल कौन कर देता है, तो देश के तेंदुपत्ते का 25% प्रोडक्शन किसका है, मध्य प्रदेश का है। नेशनलाइजेशन, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये पूछा जाता है कि तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1964 में। और 1988 के अंदर हम जानते हैं कि 1988 के अंदर यहां पर जो बिचौलियों की प्रथा थी,
तो बिचौलिया वाली जो प्रथा थी इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1964 में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मध्य प्रदेश स्टेट माइनर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड इन 1984। तो मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1984 के अंदर की गई थी। जितनी भी लघु उपजें होती हैं उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1984 में, जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य लघु वनो उपज सहकारी संघ लिमिटेड। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये राष्ट्रीयकरण की डेट याद रखना, बिचौलियों की डेट याद रखेंगे और 84 में इस कॉर्पोरेशन की स्थापना याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर तेंदुपत्ते का टोटल जो कलेक्शन है वो 25 लाख बंडल एनुअल है और पूरे भारत के प्रतिशत का 25% मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है और इसका उपयोग बीड़ी उपयोग में किया जाता है। मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा कलेक्टर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्योपुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 115 करोड़ रुपए की बोनस वितरित करने की घोषणा की है। तो तेंदुपत्ता को जो कलेक्टर हैं, तो तेंदुपत्ता को इकट्ठा करने वाले लोगों के लिए 115 करोड़ रुपए बोनस की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। रेट ऑफ तेंदू लीव्स, तो तेंदू लीव्स का जो रेट है पहले बहुत कम हुआ करता था। अब एक राउंड फिगर अगर आप याद रखना चाहो तो तो स्टैंडर्ड बैग तो 4000 रुपए, मोटा मोटा याद रखना, तो 4000 रुपए मानक बोरा। तो एक बोरे की जो कीमत है वो कितनी है? 4000 रुपए मानक बोरा है। तो इस एक बोरे की जो कीमत है वो कितनी है? 4000 या 4125 या राउंड फिगर में 4000 मोटा मोटा याद रख लेना। मैक्सिमम सबसे ज्यादा ये रीवा, सागर, जबलपुर वनवृत्त के अंदर तोड़ा जाता है। इसके अलावा खंडवा, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में सबसे कम है। तो हालांकि सबसे कम वाला पॉइंट याद नहीं रखना है, बस मैक्सिमम का याद रखो। तेंदुपत्ते का सबसे बड़ा कलेक्शन कहां पर किया जाता है? तो रीवा, सागर, जबलपुर में सबसे ज्यादा इसका कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, श्योपुर वगैरह भी चाहो तो यहां पर याद रख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है श्योपुर वाला। इसके अलावा अब देखो यहां तक की कहानी समझ में आई। तो ये तेंदुपत्ता के बारे में हमने पढ़ लिया सारा, एक बार देख लो। तो तेंदुपत्ते के किससे तोड़ा जाता है? डायस्पोरस मेनोलक्सिन से तोड़ा जाता है। बीड़ी उद्योग में इसका यूज किया जाता है। 1988 में बिचौलियों की प्रथा खत्म कर दी गई थी। एक स्टैंडर्ड बैग के अंदर 1000 बंडल होते हैं, एक बंडल के अंदर 50 पत्ते होते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश तेंदु का सबसे बड़ा संग्राहक है। 25 लाख वार्षिक उत्पादन बैग का किया जाता है। 25% देश के टोटल उत्पादन का है और राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था और राष्ट्रीय लघु वन उपज सहकारी संघ की स्थापना 1982 में 84 में की गई थी, 1984 में की गई थी। इसके अलावा 115 करोड़ की राशि वितरण की गई है। 4126 इसके स्टैंडर्ड बैग का रेट है। रीवा, सागर, जबलपुर में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। अब तेंदुपत्ता जो संग्राहक है इनके लिए कुछ सरकारी योजना ये कह सकते हैं। तो सरकारी योजना है वो आपको याद रखनी है। तेंदुपत्ता के लिए कुछ सरकारी योजनाओं को यहां पर याद रखेंगे या सरकार की कुछ स्कीम्स कह सकते हैं जो तेंदुपत्ता के लिए स्पेशल चलाई गई हैं। तो इसके अंदर एक आता है सामूहिक बीमा योजना, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सामूहिक बीमा योजना की शुरुआत कब और किसके लिए की गई थी? तो किसके लिए की गई थी ये तो हम जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो तेंदुपत्ता कलेक्टर्स के लिए की गई है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए की गई है। तो कब की गई थी? 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और किसके लिए की गई थी? तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए की गई थी। ऑल तेंदु लीव्स प्लकर्स बिटवीन 18 to 60 ईयर एज अबाउट 20 लाख आर इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस स्कीम। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 साल के वर्षों के सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों का निशुल्क बीमा किया जाएगा। तो 24 लाख रुपए का यहाँ पर क्या है? बीमे की राशि निर्धारित की गई है। तो तेंदुपत्ता के संग्राहकों के लिए निशुल्क बीमा की योजना शुरू की गई है। ठीक है, दूसरा आता है चरण पादुका स्कीम। तो चरण पादुका नाम से क्लियर है। चरण, चरण मतलब पैर, पादुका मतलब चप्पल। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चप्पल वितरण की ये एक बड़ी
स्कीम है। तो इस स्कीम की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई थी। ये जिला वगैरह भी जरूरी नहीं करना, तो इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत थी वो 2018 के अंदर की गई। बाद में इसमें कई अपडेशन देखने को मिलते हैं। और काम क्या है इसके अंदर, तो तेंदुपत्ता के जो संग्राहक हैं उनके लिए जूते और चप्पल उपलब्ध कराने की ये स्कीम है। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूते और चप्पल प्रोवाइड कराने की ये योजना है। फिर 26 जुलाई 2023 को इसमें कुछ अपडेशन हुए। तो 26 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना की। तो ये थोड़ा सा पहले चरण पादुका के नाम से आती थी, अब इसको मुख्यमंत्री चरण पादुका कर दिया गया है। और ये कब द्वारा अनाउंस हुई है, 26 जुलाई 2023 को। तो एक प्रारंभ अगर पूछे तो 18 अप्रैल याद रखेंगे, और वर्तमान में पूछे तो 26 जुलाई 2023 का इसका नया डाटा मिल जाता है। योजना को उद्देश्य लाभार्थियों को जूते, चप्पल, साड़ी, और देखो यहां पर केवल क्या था, जूते और चप्पल थे। तो यहां पर जूते और चप्पल को लेकर ये स्कीम आई थी, लेकिन यहां पर जूते चप्पल के साथ साथ साड़ी और पानी के पीने की बोतल्स का भी व्यवस्था की गई है। तो उनको पानी के पीने की बोतल और उनको साड़ी, उनको जूते और चप्पल, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इस स्कीम के अंदर आइटम्स प्रोवाइड अंडर, तो कौन कौन से आइटम हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो पुरुषों के लिए इसमें जूते और पानी की बोतल, ठीक है। तो इनका भी मिल जाता है कि जूते का जो, इसके लिए ऐसा नहीं कि सरकार जा जाके जूते देगी, इसके लिए आपको जो तेंदुपत्ता के संग्राहक है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के साथ उनका अकाउंट लिंक वगैरह हो जाता है, और इसकी कुछ अमाउंट राशि भी होती है। तो अगर आप चाहो तो इसको डिटेल से चाहो तो इसको चरण पादुका गूगल पर सर्च करना, गवर्नमेंट साइट पर आ जाएगा। तो मैंने अभी इसमें पूरी राशि वगैरह नहीं ऐड की, मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि ये जूते और पानी की बोतल किसके लिए है, मेंस के लिए है। अब साड़ी तो मेन पहनेंगे नहीं, इसका सबका पैसा आता है, सबका पैसा दिया जाता है। महिलाओं के लिए साड़ी है, सैंडल्स हैं, ठीक है, और छाता। तो यहां पर याद रखना, तो पानी बोतल भी यहां पर याद रख लेना, पानी बोतल तो आ ही जाएगा। तो ये छाते का 200 रुपए, ठीक है, और सैंडल मतलब जूते और साड़ी। तो खैर इनको करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखना कि पहले केवल जूते और चप्पल की स्कीम थी, बाद में जूते चप्पल के अलावा पानी की बोतल, साड़ी वगैरह इनको भी अनाउंस किया गया, और साथ में छाते का भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एकलव्य शिक्षा विकास योजना, तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलवाया जाएगा। एकलव्य शिक्षा विकास योजना के अंतर्गत लघु वन उपज संघ द्वारा उनकी शिक्षा का खर्च वहन किया जाएगा। तो अभी जो हमने लघु वन उपज संघ पढ़ा था उसके द्वारा पूरा क्या, इनकी शिक्षा का खर्च वहन किया जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो हम कह सकते हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों के होशियार बच्चों के लिए शुरू की गई है। तो इसकी शुरुआत नवंबर 2010 में की गई थी। इसकी जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, तो पात्रता क्या, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में कम से कम 1 मानक बोरा तैयार तेंदुपत्ते का संग्रह किया हो। तो पहली चीज तो ये होती है कि इसका लाभ प्राप्त कौन कर पाएगा, तो इसका लाभ वो व्यक्ति कर पाएगा जो तेंदुपत्ता संग्राहक है। लेकिन तेंदुपत्ता संग्राहक में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गांव छोड़कर शहर आ गए हो, अब तेंदुपत्ते का संग्रहण नहीं करते, वो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए कहा गया कि कम से कम 3 साल में या 5 साल में, 3 साल मोटा मोटा याद रखना, 3 साल में एक बार कम से कम आपने एक स्टैंडर्ड बैग बोरा पत्तों का तोड़ा हो और उसे सेल आउट किया हो, तब आप माने जाएंगे कि आप तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। दूसरा जो बच्चों की, तो ये तो पापा की प्राप्त पात्रता हो गई, तो पापा की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उन्होंने एक बोरा तोड़ा हो, और बेटे की एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि लाभ प्राप्त करने के लिए उनके बच्चों को पिछली वार्षिक परीक्षा में 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन, तो 8वीं से स्टार्ट हो जाता है, 8वीं पास करके 9वीं जाएंगे, 9वीं पास करके 10वीं, फिर 11वीं पास करके 12वीं, फिर 12वीं के बाद, तो 4 स्टेप में ये पैसा प्रावधान किया जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि पापा को एक तेंदुपत्ता संग्राहक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बैग कम से कम उसने तोड़ा हो, और बेटे के लिए अगर हम बात करें बच्चों के लिए, तो उनके लास्ट एग्जाम में जो भी उन्होंने पास आउट किया हो 8th 10th 12th, तो उसमें उनके कम से कम 60% होना जरूरी, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है होनहार बच्चों के लिए।
तो ये जो स्कीम है ये होनहार बच्चों के लिए, गधुओं के लिए ये स्कीम नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्कीम किसके लिए? होनहार बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी तेंदुपत्ता की। तो मैंने तेंदुपत्ता का डाटा, उसका प्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ लिया। मध्य प्रदेश में कितना है? 25 लाख बंडल एनुअल इसका क्या है प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर होता है। देश के प्रोडक्शन का 25% है। अब हम पढ़ेंगे बेम्बू के बारे में, बांस के बारे में। तो ये तो डायरेक्ट पेड़ का ही यूज किया जाता है। तो इसको साइंटिफिक है नाम इसका डेंड्रोक्लेमस सिट्रस। तो साइंटिफिक नेम क्या यूज किया जाता है? डेंड्रोक्लेमस सिट्रस के नाम से इसको जाना जाता है। शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बालाघाट और ये तो हो गए डिस्ट्रिक्ट। और अगर फॉरेस्ट सर्कल की बात करें तो बालाघाट और होशंगाबाद वनव्रत में, तो बालाघाट और होशंगाबाद वनव्रत में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और यूज फॉर, तो इसका यूज किसमें किया जाता है? डोमेस्टिक, घरेलू यूज किया जाता है। आप व्यवसाय में यूज कर सकते हैं, व्यवसायिक यूज कर सकते हैं। आप इसका औद्योगिक रूप से उपयोग भी कर सकते हैं। वर्ष 2016-17 में भोपाल जिले के लहरपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सबसे अधिक 54 प्रजातियां लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है। तो ये 54 प्रकार की प्रजातियां, तो ऐसे बांस में बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। तो 54 प्रकार की प्रजातियों को लगाकर भोपाल के इकोलॉजिकल पार्क में 54 प्रकार की प्रजातियां लगाएंगी, जो पूरे भारत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देश में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। तो जैसे बेम्बू में तेंदुलेप में फर्स्ट था, तो बांस प्रोडक्शन में क्या है? दूसरा स्थान आता है। सतना जिले में बांस उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है। तो बांस ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है? सतना जिले में की गई है। लास्ट पॉइंट है, अगर आपको क्लास में ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, सतना जिले में बांस ट्रीटमेंट की स्थापना की गई है। तो बांस ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है? सतना जिले के अंदर की गई है। मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो सतना में क्या बनाया जा रहा है? तो सतना के अंदर बांस ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। तो ये पॉइंट है लास्ट वाला। इसके अलावा अगर हम बांस की बात करें तो टोटल बांस बेयरिंग इन इंडिया, तो कितने क्षेत्रफल पर हमें बांस मिलता है? तो 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमें क्या मिलता है? बांस का क्षेत्र मिलता है। तो 1,54,000 याद रखना इसका। और सबसे ज्यादा जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल 2023 की रिपोर्ट का डाटा याद रखना। ये 2023 रिपोर्ट का लेटेस्ट डाटा है, 2023 रिपोर्ट। आप चाहो तो फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत वाली में जाकर ये डाटा चेक कर सकते हो। तो टोटल जो इसका भारत के अंदर, मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया लिखा हुआ यहां पर याद रखना। तो भारत के अंदर इसका जो टोटल प्रोडक्शन है या टोटल बेयरिंग एरिया, बोया गया क्षेत्र है या लगाया गया क्षेत्र, वो 1,52,000 के लगभग है। और सबसे ज्यादा लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर मिला। ये पॉइंट हटा देना इसमें सेकंड वाला, क्योंकि ये डाटा चेंज हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश पहले पर आ जाएगा। ये पुराना डाटा है, इसको हटा देंगे यहां से, ठीक है, इसको यूज नहीं करना। और दूसरा जो स्थान है वो अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो बांस उत्पादन में पहला नंबर किसका आता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया मिलता है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो मध्य प्रदेश भारत के अंदर अगर इसके इंक्रीज की बात करें तो 5,227 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है? मध्य भारत के अंदर इंक्रीज हुआ है। मतलब 2021 में जो डाटा था वो 2023 के डाटा में तो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है? तो यहां पर 5,227 किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या है यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो भारत के अंदर मतलब 1,54,000 अभी का है,
23 का, और 1,54,000 में अगर आप लगभग 5,257 माइनस कर दोगे तो लगभग 1,50,000 के लगभग पहुंच जाएगा। तो 2021 का जो बांस का टोटल एरिया था वो 1,50,000 था। अब हमने बांस के एरिया को बढ़ा दिया है, जो बढ़कर आपका कितना हो गया, 1,54,000 हो गया। तो ये डाटा याद रखेंगे, 5,227 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यहाँ पर बढ़ा है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर है, ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के पास है बांस का, लेकिन ग्रोथ जो सबसे ज्यादा हुई है, किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहां पर 2,685 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका बड़ा है। दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, 2,027 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के दो डाटा हो गए। तो मध्य प्रदेश का पूरे देश में बांस एरिया वाइज पहला नंबर आता है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है। सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो कर्नाटका के अंदर हुआ है, 1,290 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का यहाँ पर क्या है, लॉस हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो लॉसेस है वो 1,290 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज मतलब लॉस। तो सबसे ज्यादा वन विनाश कहां पर हुआ है, जब बांस का लॉस वो कर्नाटका के अंदर हुआ है। दूसरा आता है 860 के साथ मणिपुर। तो दो राज्य यहां पर याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा नंबर किसका आता है, मध्य प्रदेश का। मतलब ये मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का डेटा आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। डिक्रीज कर्नाटक और मणिपुर के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर 2021 के अंदर 2,027 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है ना। तो 2021 के अंदर था 18,394 और किलोमीटर स्क्वायर में, याद रखना। और 2023 में बढ़कर कितना हो गया, 20,421। तो ये डाटा आपका याद हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के अंदर बांस का एरिया कितना मिलता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर 20,421 स्क्वायर किलोमीटर हमें बांस का एरिया मिलता है, जो 2021 की तुलना में बड़ा है। कितना बड़ा है, तो प्लस वृद्धि हुई है 2027 की। और ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 11.02% पर हमें बांस देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 11% क्षेत्रफल पर क्या हमें बांस मिलता है, जो 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है। 2027 की यहाँ पर क्या हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है 20,421, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग में, तो एरिया वाइज में पहला स्थान है, इंक्रीजिंग में मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आता है। तो ये मध्य प्रदेश में बांस का डाटा कंप्लीट होता है। तो ये बांस के बारे में हमने लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि रिपोर्ट में जो दिया हुआ था वो बांस के बारे में ही दिया हुआ है, तो बांस का हमने लेटेस्ट डाटा यहां पर आपको बता दिया है। इसके बाद आता है साल सीड। तो साल वृक्ष अलग चीज होती है। तो साल वृक्ष को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो साल वृक्ष से प्राप्त होने वाले बीज की यहां पर बात की जा रही है। तो साल बीज, तो दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश के जंगलों में साल के वृक्ष बहुताया पाए जाते हैं। देखो बीज भी वहीं पर मिलेगा जहां पर साल के वृक्ष सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो पूर्वी क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा मिल जाते हैं। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। वर्ष 1975 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साल ट्री का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1975 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। साल बीज संग्रहण का मुख्य कार्य मुख्य रूप से जबलपुर, तो 3-4 जिले याद रखेंगे, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी वन मंडल के अंदर, फॉरेस्ट सर्कल के अंदर सबसे ज्यादा, वन व्रत कह सकते हैं मंडल की जगह, तो वन व्रत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा साल सीड के बारे में याद रखेंगे। ट्री में आपको पढ़ा चुका था, सोरिया रोबस्टा में आपको पढ़ा चुका था पहले। हर्रा की बात करें तो हर्रा को टर्मिनेलिया चेबुला के नाम से जाना जाता है। तो ये जिस पेड़ से प्राप्त होता है उस पेड़ को क्या कहा जाता है, हर्रा को टर्मिनेलिया चेबुला। तो देखो जरा, हर्रा टर्मिनेलिया चेबुला एक छोटा या मध्यम आकार का पेड़ है। तो ये जो देखो, ये इस पेड़ के बीज हैं, ठीक है, हरड़ के नाम से इनको जाना जाता है। तो बीजों को कहा जाता है हरड़, और जो पेड़ होता है उसको कहा जाता है हर्रा। तो हर्रे के पेड़ से क्या प्राप्त होता है, हरड़ हमें प्राप्त
होता है, तो कई जगह हर्रा लिखा होगा, कई जगह हरड़ भी लिखा होगा, तो हर्रा या हरड़ में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जो पेड़ है वो हर्रा है, जिसका नाम है टर्मिनेलिया सेबुला। ठीक है, जून 2023 में हर्रा को निर्दिष्ट उपज की सूची से बाहर कर दिया गया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो 2003 के बाद तो हर्रा हैज बीन टेकन आउट द लिस्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्शन जून 2003। तो जून 2003 के अंदर इसको स्पेसिफिक प्रोडक्शन की लिस्ट के अंदर बाहर कर दिया गया है, तो ये माइनर के अंदर चला गया है। इस पेड़ का महत्व इसके फलों के लिए है, जो वाणिज्यिक के लिए हरड़ की आपूर्ति करते हैं। तो इनके फलों से या बीज से हमें क्या प्राप्त होता है? हरड़ प्राप्त होता है, और हरड़ को अंग्रेजी में कहते हैं माइरोबोलन। तो माइरोबोलन की यहां पर प्राप्ति होती है, तो ये है माइरोबोलन। तो इस माइरोबोलन की अगर हम बात करें तो माइरोबोलन की इसकी प्राप्त होती है, और इसी चीज के लिए ये पेड़ जाना जाता है, और इसका उपयोग चमड़ा बनाने और दवा बनाने में किया जाता है। तो चमड़ा और दवा उद्योग में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हर्रा क्लियर हुआ। तो हर्रा एक पेड़ है जिसका नाम है टर्मिनेलिया सेबुला, और 2003 में इसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और फल इसका जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं हरड़ या बोलन का इसमें यूज किया जाता है, और चमड़ा बनाने या औषधियों वगैरह में इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बालाघाट मंडल मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण हर्रा उत्पादक मंडल है। इसके अलावा जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल मंडल इसके, तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो बालाघाट वन व्रत के अंदर मिलता है। तो सबसे मेन जो प्रोडक्शन है वो याद रखेंगे, बालाघाट वन व्रत इसका मेन प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट सर्किल है। हर्रे के बाद आता है खैर। तो खैर तो बड़ा सिंपल है, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कत्था बनाने में किया जाता है, और कत्था बनाने की फैक्ट्रियां एक तो शिवपुरी में है और दूसरा बामोर के अंदर है। कई प्रजातियों के पेड़ों से गोंद भी प्राप्त होता है। ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा बड़े वन मंडल हैं जहां से गोंद, तो ये गम को मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा। तो खैर की कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनसे गोंद निकाला जाता है, गम मतलब गोंद, तो खैर की ही कई प्रजातियों से गोंद भी प्राप्त होता है। वैसे तो यह मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है, लेकिन शहडोल, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल, शिवपुरी, होशंगाबाद में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो लगभग ये याद रख लो कि ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है लेक, टेक्रेडिया लक्का। तो विश्व में लाख उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, और मध्य प्रदेश में इसका एक प्रमुख उत्पादक है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर लाख का सबसे ज्यादा उत्पादक कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका कोई पेड़ नहीं होता, बल्कि ये पेड़ के ऊपर ही ये लगने वाली एक तरीके की फफूंद कह सकते हैं, कीड़े टाइप कीड़े जो रहते हैं उसके द्वारा, जैसे रेशम का कीड़ा होता है उसी में कुछ पेड़ों के ऊपर ये कीड़ा पैदा होता है, और वहीं पर इसका क्या है, इस तरीके की फफूंद टाइप की लग जाती है। इसका उपयोग रेशम की रंगाई, चूड़ियां, गोला बारूद, पटाखे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, इंसुलिन, जूता पॉलिश, प्लास्टिक संरचनाओं में किया जाता है। सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में उमरिया में क्या है? सहकारी लाख कारखाना है, तो ये याद रखेंगे। तो सहकारी गवर्नमेंट लैक फैक्ट्री कहां पर है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। लाख का जो कीड़ा है वो प्रमुखतः बेर के पेड़ पर, प्लास के पेड़ पर या कुसुम के पेड़ पर पाया जाता है। तो जो बेर वगैरह के पेड़ होते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा, इसको देख लेना, कई बार बेरों पर आपको ये मिल जाएगा। तो बेर के पेड़ पर, कुसुम के पेड़ पर या प्लास के पेड़ पर ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन पेड़ों पर सबसे ज्यादा मिलता है। उमरिया में इसका सहकारी कारखाना है, चूड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में भारत इसका एक मोनोपोली है, और मध्य प्रदेश का इसमें सबसे प्रमुख स्थान है। ये छोटे छोटे प्रोडक्शन है। इसके अलावा आता है भिलावा। भिलावा की अगर हम बात करें तो ये छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो भिलावा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? छिंदवाड़ा जिले के अंदर। इस तरीके के ये फल रहते हैं भिलावा के, सुखा के इनको यूज किया जाता है। यह पेड़ बहुत उपयोगी है, जिसका उपयोग स्याही, पेंट या दवाइयां बनाने में किया जाता है। ये थोड़े से यूज याद रखेंगे। और छिंदवाड़ा में इसकी फैक्ट्री, यहां पर देख चुके थे, तो मेन प्रोडक्शन भी छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा में इसकी फैक्ट्री भी लगी हुई है। तो ये मेन हो गया हमारा किसके बारे में? भिलावा के बारे में। अब एक दो चीजें और आती हैं। भिलावा के बाद आता है महुआ, जिसको कहा जाता है मधुका लॉन्गिफोलिया। भिलावा मधुका लॉन्गिफोलिया के नाम से इसको जाना जाता था।
महुआ मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला जिलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसका उपयोग शराब या औषधि निर्माण में किया जाता है। तो ये देखो कि गांव लेवल पर जो कच्ची शराब कह देते हैं जिसको, तो ये कच्ची शराब बनाने में इस महुए का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी औषधि है, दवा और दारू दोनों कह सकते हैं। तो ये दवा का काम भी करता है और दारू का काम भी करता है। तो दवा दारू दोनों में इसका यूज किया जाता है। तो ये महुआ थोड़ा सा याद रखेंगे, बस वैज्ञानिक नाम याद रखना क्या है। इसके बाद आती है गोंद, गम। तो गोंद की अगर हम बात करें तो ये कई प्रकार के पेड़ों से देखने को हमें मिलता है। तो इसके लिए एक पेड़ आता है जिसको कहते हैं कुल्लू, ठीक है। तो एक कुल्लू नाम पेड़ की प्रजाति आती है जहां से गम प्राप्त किया जाता है, सबसे ज्यादा यही पेड़ है। और कुल्लू को स्ट्रैकुलिया यूरेनस के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है सलई का पेड़, ठीक है, बॉसवेलिया सेरेटा। तो ये सबसे प्रमुख पेड़ है, सबसे प्रमुख वृक्ष। तो सबसे प्रमुख जो वृक्ष हैं वो कुल्लू और सलई हैं। तो कुल्लू सलई के पेड़ों से सबसे ज्यादा गोंद की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा अन्य की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सल वुड ट्री या धावा, ठीक है, धोदा। तो धोदा का पेड़ आता है जिसको एक्सल वुड के नाम से भी जाना जाता है। एनोजेजियस लोटोफिया इसका नाम है। और कच्छ ट्री या इसको खैर बोल देते हैं। तो वहां से आपका भी गम का, मैंने लास्ट में खैर में पढ़ाया भी था। तो खैर से भी कई बार क्या होता है, गम प्राप्त किया जाता है जिसको अकेसिया स्केचू बोला जाता है। इंडियन गम अरेबिक ट्री, तो एक इंडियन गम अरेबिक ट्री आता है जहां इसको बबुल बोल देते हैं। तो अकेसिया निटोलिया इसका निलोटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये तीन प्रकार अन्य प्रकार हैं। तो ये दो खास तौर पर याद रखना, कुल्लू और सलई। अगर ये याद ना रहे तो कम से कम कुल्लू और सलई तो कम से कम याद रख ही सकते हो। ये गोंद राष्ट्रीयकृत लघु वन उपज की श्रेणी में आते हैं। तो गम आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ नेशनलाइज्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये सब राष्ट्रीयकृत हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। सारे के सारे किसका यूज किसके अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के राष्ट्रीयकृत संपत्ति में आते हैं। कुल्लू गोंद को छोड़कर सभी गोंद को 2003 में निर्दिष्ट उपज की सूची से बाहर कर दिया गया। तो अभी जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कुल्लू का। बाकी जितने भी प्रकार के गोंद है इनको जो माइनर प्रोड्यूस कैटेगरी है उसके वहां से बाहर कर दिया गया है। तो केवल कुल्लू ही सबसे मेहनत मिलता है। तो ये आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। तो मध्य प्रदेश की वन उपजें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको इनके वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, कहां पर इसका यूज किया जाता है, मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन की इसकी कंडीशन या इसकी स्थिति क्या है। छोटे मोटे प्री में या मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो लगभग फॉरेस्ट की सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी। फॉरेस्ट की उपज करा दी, फॉरेस्ट करा दिया, फॉरेस्ट रिपोर्ट करा दिया, फॉरेस्ट से जुड़े हुए वन्य जीव, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, रामसर साइट। तो XYZ हमने फॉरेस्ट की सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम नई क्लास के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।